हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम। पिछली वीडियो में हमने जंतुओं और पौधों के अनुकूलन के बारे में देखा था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। वैज्ञानिक से परिचय। सालिम अली, उनका जन्म 1896 में हुआ था और मृत्यु 1987 में हुई थी। सालिम अली के बारे में हम जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया था। सालिम अली ने पक्षियों में विविधता का अवलोकन करने के लिए पूरे भारत की यात्रा की। अब देख रहे हैं आप, सालिम अली ने पक्षियों के कितने प्रकार के पक्षी हैं और क्या क्या उनमें विविधता है, उनके बारे में जानने के लिए उन्होंने पूरे भारत की यात्रा कर डाली। उन्होंने सभी पक्षियों की एक सूची तैयार की और उनके यात्रा मार्गों और आवासों को भी प्रलेखित किया। उन्होंने जितने भी पक्षी हैं सबकी एक सूची तैयार की और वो जिस रास्ते से आते जाते हैं और उनका जो घर है जहाँ निवास करते हैं सबका उन्होंने सबकी सूची तैयार की, सबको लिखा। उन्होंने पक्षियों की अत्यधिक विविधता वाले क्षेत्रों को अंकित किया और ये भी देखा कि सबसे अधिक पक्षी किस जगह पाए जाते हैं और उन क्षेत्रों के संरक्षण के उपाय किए। और जहाँ पे सबसे ज़्यादा पक्षी पाए जाते हैं उन क्षेत्रों के उनका संरक्षण करने के लिए उपाय भी किए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राजस्थान और रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य, मंड्या कर्नाटक ऐसे संरक्षित क्षेत्रों के उदाहरण हैं। इतनी जगह पे उन्होंने पक्षियों को संरक्षित करने के उपाय दिए। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के पक्षियों पर 10 खंड की एक ऐतिहासिक पुस्तक श्रृंखला लिखी। यहाँ तक उन्होंने पक्षियों के बारे में पुस्तक तक लिख डाली है। उन्हें भारत का पक्षी पुरुष, बर्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। अब कोई पूछे कि भारत का पक्षी पुरुष किसे कहते हैं तो सालिम अली को भारत का पक्षी पुरुष कहते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ किया पक्षियों के लिए, तो जाहिर सी बात है उन्हीं को ये नाम दिया जाएगा। उनके योगदान के लिए उन्हें 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और उनके काम के लिए उन्हें 1976 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। आप किन किन भिन्न विधियों के माध्यम से पौधों और जंतुओं के आवास के आधार पर उनके समूह बना सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि आप जंतुओं और पौधों को किस विधि के माध्यम से जो उनका आवास है समूह बनाना है। जैसे कुछ जानवर जो है थल पे रहते हैं, कुछ जल में रहते हैं, तो इस हिसाब से उनके आवास के हिसाब से समूह बनाने को बोल रहा है। एक विधि तो यह है कि जो थल पर रहते हैं और जो जल में रहते हैं के आधार पर उनका समूह बनाया जाए। थल पर रहने वाले पौधों और जंतुओं के आवास को थली आवास कहते हैं। अब जो ज़मीन पे रहते हैं जीव जंतु पौधे, उनको थली आवास कहेंगे। आवास मतलब घर, उनका रहने का स्थान। वन, घास के मैदान, मरुस्थल एवं पर्वतीय क्षेत्र थली आवास के कुछ उदाहरण हैं। और जंगल, घास का मैदान, मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र, ये सब थली आवास हैं। अब मरुस्थल है तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि थली आवास नहीं है तो ज़मीन पर ही, इसलिए उसे हम थली आवास कहेंगे। जल में रहने वाले पौधों और जंतुओं के आवास को जलीय आवास कहते हैं। और वहीं जो जल में रह रहे हैं पौधे और जंतु, जल में जो पौधे भी तो होते हैं नीचे महासागर की गहराइयों में और भी नदी में भी अंदर नीचे पौधे भी तो रहते हैं, तो उनके आवास को हम जलीय आवास कहते हैं।
तालाब, झील, नदियाँ और महासागर जलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। तालाब, झील, नदी, महासागर, उसमें जो भी जलीय जीव पाए जाते हैं, जो भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो जलीय आवास के उदाहरण हैं। मेढक जैसे कुछ जंतु जल के साथ साथ थल पर भी रह सकते हैं, इन्हें उभयचर जंतु कहते हैं। अब जो कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ जीव जंतु जो जल में भी रहेंगे और थल पे भी रहेंगे, मतलब ज़मीन पर भी रहेंगे और जल में भी रहेंगे, तो उन्हें उभयचर कहते हैं, मतलब जो दोनों जगह पे रहते हैं। यदि किसी पौधे या जंतु का आवास क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या होगा? अब किसी का घर, मतलब किसी पेड़ पौधे या जंतु का घर जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या होगा? अब आप ही का घर अगर क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या होगा? आप रह नहीं पाएंगे या फिर कहीं और जाना पड़ेगा आपको। खाना, भोजन, ये सब भी आपको मिलना आसानी से नहीं मिलेगा, मतलब बहुत दिक्कत होगी। धूप, बारिश और भी बहुत सी प्रॉब्लम होगी। यदि बकरी को खाने के लिए घास ना मिले तो क्या होगा? अब बकरी को अगर घास नहीं मिलेगा तो कुछ दिन में वो मर जाएगी। क्या मछली बिना जल के जीवित रह सकती है? तो नहीं, मछली भी बिना जल के नहीं जीवित रह सकती है। तो यही बताया गया है कि बकरी का भी तो आवास है घास का मैदान, अगर वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो बकरी भी मर जाएगी। मछली अगर जल में नहीं रहेगी तो वो भी मर जाएगी। अपने माता पिता, दादा दादी और पड़ोसियों से उन पौधों, पक्षियों, कीटों अथवा ऐसे अन्य जंतुओं के बारे में जाने जिन्हें वे बचपन में प्रायः देखते थे लेकिन अब वे कम दिखाई देते हैं। अब देखिए, पहले के टाइम में जब दादा दादी, पड़ोसियों, माता पिता से पूछने को कहा गया कि ऐसे कौन से पौधे, पक्षी, कीट, जंतु थे जिन्हें वो पहले बचपन में तो देखे थे लेकिन अब नहीं देखे हैं, तो देखा जाए तो पहले बहुत पेड़ पौधे थे लेकिन अब शहरीकरण हुआ, पेड़ पौधे काट दिए गए। जब वो लोग का टाइम था, वो लोग का बचपन था, तो बहुत पेड़ पौधे थे और पक्षियाँ भी बहुत थी, मतलब तब गौरैया, तोता, ये सब आसानी से दिखते थे लेकिन अब पक्षियाँ भी नहीं दिखती ज़्यादा। गौरैया तो बिल्कुल बहुत कम दिखने लगी है। कीटों में भी तब तितलियाँ बहुत दिखती थी, जुगनू, जिसमें रात में जो जुगनू है चमकते थे, वो भी बहुत दिखते थे लेकिन अब वो सब गायब हो गए हैं क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण है, उसकी वजह से भी, और शहरीकरण हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है। और जंतुएं भी ऐसे दिखते थे लेकिन प्रदूषण के कारण और जो है शहरीकरण जो है, पेड़ पौधे सब काट दिए जा रहे हैं तो हमें पौधे भी कम दिखाई देते, पक्षियाँ भी विलुप्त हो रही हैं, कीट भी विलुप्त हो रहे हैं, तो अब हम उन्हें नहीं देख पाते जो वो उन्होंने अपने बचपन में देखा था। ऐसे परिवर्तन तब होते हैं जब आवास नष्ट हो जाते हैं और ऐसे परिवर्तन तब होते हैं जब उनका घर नष्ट कर दिया जाएगा, या तो वो मर जाएंगे या तो कहीं पलायन कर जाएंगे। अब पेड़ पौधे काट दिए जाएंगे तो कितने जानवर, कितने पक्षी का घर तो टूट ही जाएगा और प्रदूषण के कारण भी नहीं दिखाई देते हैं। पौधों और जंतुओं के आवास की क्षति से वे अपने घर, भोजन और अन्य संसाधनों से वंचित हो जाते हैं। इससे जैव विविधता की हानि होती है। अब पौधे और जंतुओं के आवास में क्षति होगी तो उनको बहुत सी दिक्कतें आएंगी, वो अपने घर से दूर हो जाएंगे, कहीं और जाना पड़ेगा, भोजन नहीं मिलेगा और भी बहुत से संसाधन उन्हें नहीं मिल पाएंगे। तो इसी को, जो उनका आवास नष्ट होता है, उसी को हम जैव विविधता की हानि कहते हैं। इससे जैव विविधता की हानि होती है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।